तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि चमन बॉर्डर जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है, पार्शियली वो रीओपन हो गया है आफ्टर द सीज फायर जो कि डिक्लेयर हो गई दोनों कंट्रीज के बीच में। देन कोर सेक्टर्स इंडिया के उनके अंदर जो ग्रोथ है आप देखोगे कि कम हो रही है, उसके पीछे का थोड़ा सा रीजन डिस्कस करेंगे। एंड फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, सिंस उनकी अभी मीटिंग एक हफ्ते के लिए यहाँ पर चल रही है, तो स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म के ऊपर उनका क्या यहाँ पर रिएक्शन आ सकता है, और इंडिया का टेक्निकल मिशन इन अफगानिस्तान एक्चुअली में डिप्लोमेटिकली क्या चीज है उसको डिस्कस करेंगे। एंड एयर क्वालिटी इंडेक्स ड्यूरिंग दीपावली जो रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंगली डिस्कशन करेंगे। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इनफ्लो जो है 159% इन अगस्त से यहाँ पर आप देखोगे कि वो कम हो चुकी है, बट वो इंक्रीज भी हुई है। तो ये कम एंड इंक्रीज यहाँ पर क्या बात चल रही है उस चीज को डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रास्ट जो है उसको डिस्कस करेंगे। देन ट्रंप एंड पुतिन की जो बुडापेस्ट समिट है इट हैज बीन ऑन होल्ड सिंस अभी पुतिन जो है या रशिया की तरफ से अगर आप कहें दे आर इन नो रश के जो वॉर है क्रेमलिन की विद यूक्रेन वो खत्म हो। देन न्यू जापान पीएम यानी कि फर्स्ट लेडी पीएम ऑफ जापान वो हुई है इलेक्ट यहाँ पर, एंड उनका इंडिया के साथ यहाँ कॉन्टेक्स्ट में सिंस अभी रिसेंटली हमने बहुत सारे ऐसे टाइज या आप कह सकते हो कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है, उस पर क्या इंपैक्ट पड़ सकता है। एंड नए ऐसे H1B वीजा के जो रूल्स हैं वो सामने आए सिंस लास्ट वीक डिस्कस कि इसके ऊपर कोई केसेस जो है वो लग गए थे या बहुत सारे ऐसे वायलेशंस के चार्जेस यहाँ पे बोले जा रहे थे कि H1B वीजा जो फी के रूल्स है वो इन यू कैन से वायलेशन ऑफ दोज रूल्स है ना। तो उस चीज को यहाँ पर थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो टू बिगिन विद 22 अक्टूबर के करंट अफेयर्स मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस द हिंदू न्यूज़पेपर से शुरू करते हैं। पहले आपकी जो करंट अफेयर कह रही है चमन बॉर्डर क्रॉसिंग पार्शली रीओपन्स आफ्टर पाकिस्तान अफगानिस्तान सीज फायर। तो एक्चुअली में आपको ये चमन बॉर्डर के बारे में पता होना चाहिए वो कहां पे है। चमन बॉर्डर जो है एक्चुअली में सील हो गया था पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे अगर आप देखोगे, बट ऑल टुगेदर अगर आप ये चीजों को भी रियलाइज कर रहे हो कि जो अब एक बॉर्डर है हर बॉर्डर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि डेली वहां पे ट्रैवल करते होंगे, या ऐसे बहुत सारे आप कह सकते हो कि ट्रेड जो चीजें हैं या गुड्स हैं वो यहाँ पे ट्रैवल करते होंगे, वो भी रुक गए होंगे। ठीक है, तो चमन जो है विद रिस्पेक्ट टू दैट अगर हम देखें तो अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर है, अब वो पार्शली खुल चुका है आफ्टर डेज ऑफ वायलेशंस। एंड अगर आप देखो बलोचिस्तान वाले रीजन के अंदर, बलोचिस्तान की प्रोविंस के अंदर ये हमारा जो बॉर्डर है वो फॉल करता है। एक और बॉर्डर की यहाँ पे बात की गई थी दैट इज स्पिन बोदक बॉर्डर जो कि अब क्रॉसिंग है खैबर पख्तूनवा प्रोविंस के अंदर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का ही एक और बॉर्डर है। तो डिफरेंट नेम्स जो है आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है जिसके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। बॉर्डर खुले ना खुले हमारा उससे मतलब नहीं है। एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, एज अ कोई भी एग्जाम को कॉम्पिटिटिव एग्जाम का अगर आप एस्पिरेंट हो तो विद रिस्पेक्ट टू दैट आपको पता होना चाहिए चमन बॉर्डर कहां पे है। अगर मैं आपको बता चुकी हूं यहाँ पर, ठीक है, कि बलोच रीजन के अंदर ये जो बॉर्डर है वो पड़ता है एग्जैक्टली पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है। सेकंड आपको यहाँ पर स्पिन बोलदक जो बॉर्डर है उसके बारे में बोला गया है जो कि खैबर पख्तूनख्वा वाले रीजन में इंडिया पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है वो है। ठीक है, दैट इज इट। और इसके अलावा उन्होंने यही बोला कि बहुत सारी ऐसे फैमिलीज जो है वो अफगानिस्तान वापस में भेजी जा रही है। रिपैट्रिएशन वाला एक ड्राइव पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है पाकिस्तान के अंदर ही, कि जो कि इलीगली अफगानिस्तान से जो लोग आए हैं जो रह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर उनको वापस भेजा जा रहा है। ठीक है, रिपैट्रिएशन ऑर्डर्स जो इनके निकल चुके हैं। तो क्वेश्चन क्या है इसी के अकॉर्डिंगली देखते हैं। हम बहुत हमने पढ़ लिया, रैटक्लिफ लाइन, मैकमोहन लाइन, डुरांड लाइन हम पढ़ चुके हैं बहुत बार, तो बाकी कंट्रीज के ऊपर भी फोकस करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स लैंड बॉर्डर्स एंड द कंट्रीज। ठीक है, कि हिंडनबर्ग line Russia and Finland, Mannerheim line Israel and Lebanon, and blue line Germany and Poland. How many pairs are correctly matched? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ देम इज करेक्टली मैच। ठीक है, तो अब आंसर डी कैसे बनता है। सबसे पहले अगर हम ब्लू लाइन की यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, ब्लू लाइन जो है वो लेबनान और इजराइल के बीच का आप कह सकते हो एक यूनाइटेड नेशंस के द्वारा डिसाइडेड इंटरनेशनल बॉर्डर है। ठीक है, कार्टोग्राफर्स को बुलाया गया एंड फाइनली इन द ईयर अगर आप देखोगे कि इन द ईयर ऑफ 2000 यूनाइटेड नेशंस ने जो है एक जो सीज फायर है कि सिंस इजराइल जो है लेबनान के भी काफी टेरिटरी को अपने अंडर लेकर या एनेक्स करके बैठा हुआ था। ठीक है, तो 1923 की इनकी एक ट्रीटी हुई थी, बाउंड्री का एग्रीमेंट है, उसको ध्यान में रखते हुए जो ब्लू लाइन है उसको भी इंटरनेशनली यहाँ पे ऐसे रिकॉग्नाइज किया जाता है, बट ऑफिशियल उसको बॉर्डर नहीं बोल सकते, बट इजराइल और लेबनान के बीच का ये बॉर्डर है जिसको हम ब्लू लाइन बोलते हैं। देन उसके बाद हिंडनबर्ग लाइन की जब हम बात करते हैं दैट इज जर्मनी डिफेंसिव फोर्टिफिकेशन वेस्टर्न फ्रंट, तो जर्मनी और पोलैंड के बीच की ये लाइन है। अगर आप देखो तो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद से या वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे जो है डिफरेंट लैंड बॉर्डर्स जो है कंट्रीज ने बनाए थे, सिंस जर्मनी जो है वाज ऑन द ऑपोजिट साइड वर्ल्ड वॉर 1 एंड 2 के अंदर भी, तो पोलैंड एंड जर्मनी के बीच में आप देखोगे कि जो बॉर्डर है वो अब हम उसे क्या बोलते हैं, हिंडनबर्ग लाइन बोलते हैं। देन मैनरहाइम लाइन जो है वो अगेन अब फिनलैंड एंड रशिया के बीच में है।
ठीक है, फिनलैंड के द्वारा ये जो बेसिकली बॉर्डर जो है वो बनाया गया था। तब भी सोवियत एरा के टाइम पे अगर आप देखोगे कि इन सभी अटैक के चांसेस जो है फिनलैंड के ऊपर ना हो, क्योंकि अब ईस्ट वर्सेस वेस्ट की अगर लड़ाई थी तो नेटो की फॉर्मेशन वहां होती है, एंड सोवियत एरा जो है वो कोल्ड वॉर वाली एरा है वो चल रही थी, तो ऑल टुगेदर कि अटैक के चांसेस यहाँ पर ना हो, तो एक रिकॉग्नाइज बॉर्डर उस टाइम पे यहाँ पर था, तो मैनरहेम उसको लाइन हम बोलते हैं। तो सिंपल सा ये क्वेश्चन था। देन कोर सेक्टर ग्रोथ स्लोज टू 3 month लो ऑफ 3% इन सितंबर। तो कोर सेक्टर्स के अंदर अगर आप देखोगे तो 4 फ्यूल रिलेटेड सेक्टर्स जिसमें हमारा कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स आते हैं, वो सब के सब यहाँ पर श्रिंक हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं, ठीक है। वेयर एज स्टील वाज द ओनली 8 कोर सेक्टर्स है हमारे, उनमें सिर्फ और सिर्फ स्टील ऐसी इकलौती कोर सेक्टर की जो इंडस्ट्री थी जिसका आप ग्रोथ लेवल देख सकते हो सितंबर के अंदर 14.1%, ठीक है, कि जो डेटा है 3 month लो 3% इन सितंबर, ड्रैग डाउन बाय कॉन्ट्रैक्शन कोल सेक्टर, क्रूड सेक्टर, नेचुरल गैस एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एज वेल एज रिलेटिवली शार्प ग्रोथ आई आपके, आप कह सकते हो ग्रोथ भी स्लो डाउन आया यहाँ पर फर्टिलाइजर्स को लेकर। ये ऑफिशियल डेटा आपको बताता है, दैट इज इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री रिलीज करता है, जो कि अब इंडेक्स के बेसिस पे बहुत सारे परफॉर्मेंसेस को मंथली बेसिस पे, ईयर बेसिस पे आपको बताता है कि ये 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं, इसके अंदर क्या किस इंडस्ट्री की परफॉर्मेंस रही, एंड इसके पीछे का रीजन क्या है कि नेक्स्ट ईयर के बजट के टाइम पे आप देखोगे इन्हीं परफॉर्मेंस के बेसिस पे इनको यहाँ पर वेटेज दी जाती है, एंड इसी वेटेज के बेसिस पे आप देखोगे कि हमारी जो कोर इंडस्ट्रीज है उनका काम कैसा है, जीडीपी में उनकी क्या ग्रोथ हो सकती है, या जीडीपी को की ग्रोथ में वो कैसे केटर कर रहे हैं यहाँ पर, या इंडस्ट्रियल ग्रोथ में वो कैसे केटर कर रहे हैं, ये ओवरऑल आप देखोगे कि हमारी इकोनॉमी में वो कैसे बेटर कर रहे हैं चीजों को, ठीक है। फ्यूल रिलेटेड सेक्टर्स के अंदर वहां पे भी स्लोअर ग्रोथ जो है वो देखने को मिला रिलेटेड टू फ्यूल। अगर देखिए कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, कोल सेक्टर कॉन्ट्रैक्टेड 1.19% जो कि 2.6% ग्रोथ पे था अर्लियर, एंड 11.4% ग्रोथ थी इसकी अगस्त के अंदर, कम हो गया है 1.2% अप्रोक्सीमेटली अगर आप लगाओ। क्रूड ऑयल सेक्टर जो है कॉन्ट्रैक्ट हो गया 1.25% से, जो कि अब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 3.9% एज कंपेयर टू सितंबर, ठीक है। क्रूड ऑयल सेक्टर जो है वो बढ़ा था बल्कि अगस्त के अंदर 2.4% से, बट ऑल टुगेदर अगर आप देखो वो फिर से थोड़ा सा बहुत कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हो गया है। नेचुरल गैस सेक्टर के अंदर लार्जेस्ट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ 3.8% सितंबर के अंदर देखने को मिली, जो कि 15 अगर आप देखोगे कंसेक्यूटिव मंथ से आप देखोगे कि कॉन्ट्रैक्ट होता ही जा रहा है। तो नेचुरल गैस जो है 15 कॉन्सेक्यूटिव मंथ से कॉन्ट्रैक्ट होता जा रहा है, श्रिंक होता जा रहा है, लाइकली ड्यू टू द साइड इन द क्रूड ऑयल सेक्टर। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी अब किस वजह से, अब क्रूड ऑयल के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन आ रही है तो क्रूड ऑयल को ही तो रिफाइनरी के लिए यूज किया जाता है, रिफाइन करने के लिए यूज किया जा रहा है, तो ऑल टुगेदर वो भी 3.6% से कम हो गया है, जो कि आप अगर पिछले साल के कंपैरिजन में उसको देखो तो 5.8% ग्रोथ पे था, अब कम हो गया, नेगेटिव में हो गया। एंड फर्टिलाइजर्स का जो स्लो डाउन है, स्लोइंग टू 1.6% सितंबर, जो कि 1.9% एक साल पहले था, एंड अगस्त में देखें तो इसकी ग्रोथ 4.6% थी 2025 के अंदर अगस्त में। एंड जो सीमेंट सेक्टर है वो भी अब ग्रोथ यहाँ पर स्लोइंग टू 5.3% देखने को मिल रही है, जो कि 7.6% एक साल पहले सितंबर के अंदर देखने को मिल रही थी। तो ग्रोथ जो इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर के अंदर है वो भी स्लो होकर 2.1% हो गई, फास्टर देन 0.5% जो कि देखने को मिली थी सितंबर 2024 के अंदर, बट इस साल के कंपैरिजन में अगर आप देखो तो वो 4.1% अगस्त के अंदर थी, बट सितंबर के अंदर अगर आप देखो वो कम होकर 2.1% ही रह गई है। और ये जो स्टील सेक्टर है सिर्फ इकलौता ऐसा वन ऑफ द 8 कोर सेक्टर्स था जिसने ग्रोथ देखी है, दैट इज ऑफ 14.1%, दैट इज 1.8% से ये बढ़ा है सितंबर लास्ट ईयर से, एंड 13.6% इन अगस्त 2025, ठीक है, कि सितंबर लास्ट ईयर में 1.8% इसकी ग्रोथ थी, अब वो 14.1% हो चुका है। अगस्त के डेटा 2025 के हिसाब से देखें तो 13.6% था, जो कि अब 14.1% हो गया है, एंड क्विकली यहाँ पर स्टील सेक्टर की ग्रोथ होनी दिख रही है हमें। अब आपको क्या करना है, अरेंज करना है द फॉलोइंग कोर सेक्टर फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट एज पर देयर वेटेज इन द IIP। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, क्रूड ऑयल, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल या नेचुरल गैस। लोएस्ट टू हाईएस्ट आपको यहां पर अरेंज करना है, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। सबसे पहले आपका यहां पर सीमेंट आता है, सीमेंट को आप देख लीजिए लोएस्ट है 5.38%,
ठीक है। सेकंड आपकी ऑप्शन यहाँ पर बोल रही है 25134, 5 में आपका नेचुरल गैस आता है, दैट इज नेचुरल गैस आपका 6.88% यहाँ पर नजर आ रहा है हमें। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्रूड ऑयल एंड देन फॉलोड बाय इलेक्ट्रिसिटी। क्रूड ऑयल आपकी यहाँ पर है 8.98%, इलेक्ट्रिसिटी आपको नजर आ रही है यहाँ पे 19.85%, एंड देन आपके पास पेट्रोलियम एंड रिफाइनरी प्रोडक्ट्स अगर आप देखो 28.04%। तो अब मेरा क्वेश्चन ना, हम वो चीज को डिस्कस कर रहे थे कि कोर इंडस्ट्रीज में कौन सी इंडस्ट्री आएगी, वो कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, उसके पीछे के सर्टेन पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स बीइंग कि सबसे पहले कि इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज पहला पैरामीटर होता है हमारा। ठीक है, फिर आपका सेकंड पैरामीटर होता है इंडेक्स ऑफ आईआईपी जिसको हम बोलते हैं इंडस्ट्रीज, जो हमारी इंडेक्स होता है। ठीक है, एंड तीसरा हमारा पैरामीटर होता है बेस्ड ऑन कि हमारे जीडीपी के अंदर लास्ट ईयर के, ठीक है, कितने परसेंटेजेस से जो एक्चुअली में हमारी ग्रोथ हुई है इंडस्ट्री में, वो कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो कि अब बीइंग इट, फॉर एग्जांपल अब जैसे आप कोल इंडस्ट्री को उठाकर देखते हो, कोल इंडस्ट्री जो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी हेल्प करती है। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करते हैं, आपके मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कोई भी अगर आप बिल्डिंग बना रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर रहे हो, ठीक है, तो इसी वजह से आप इसको रिकॉग्नाइज करोगे। मतलब वो सारी इंडस्ट्री जो कि प्राइमरी लेवल पे अपने आप में भी काम कर रही है, बट आप देखोगे कि अगर ग्रोथ की बात करें तो उसका डायरेक्ट उसके अंदर हेल्प है या काम है। ठीक है, जैसे स्टील इंडस्ट्री भी अगर हो गई तो सरिये की स्टील की रिक्वायरमेंट आपको इलेक्ट्रिसिटी के प्रोडक्ट्स के लिए भी यूज होगा। ठीक है, अगर आपको बिल्डिंग्स भी बनानी है इन दैट प्रोसेस, या आपको इन्वेस्टमेंट के पर्पस पे कोई नया ऐसा प्रोजेक्ट बनता है तो भी रिक्वायर्ड है। या स्टील तो आपकी गाड़ियां बनाने में भी हेल्प लगती है, बहुत सारे मल्टीपल यूजेस है ना। तो इसी बेसिस पे 8 ऐसी कोर इंडस्ट्रीज एंड उनका पिछले साल का क्या यहाँ पर जीडीपी के अंदर या उन्होंने बिजनेस कितना ज्यादा किया है, तो सारे योगदान या कितना प्लस या माइनस में वो जितनी भी हमारे पास इंडस्ट्रीज गई हैं उनके बेसिस पे यहाँ पर 8 कोर इंडस्ट्रीज को एनालाइज किया जाता है। ठीक है, तो इसी बेसिस पे अगर आप देखोगे कि आईसीआई एंड देन हमारा अगर आप बात कर रहे हो आईआईपी की बात कर रहे हैं, आपके न्यूज में भी यहाँ पर आपको बोला गया है, ठीक है, कि वो कम हो गया है। इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज के बेसिस पे अगर आप देखोगे तो ये सारी चीजें यहाँ पर मैनेज की जाती हैं। इसी के बेसिस पे अगर आप आईआईपी के बेसिस पे भी देखोगे तो यहाँ पर आपका जो डेटा है वो कंपाइल किया जाता है एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, एंड अकॉर्डिंगली 8 कोर इंडस्ट्रीज को यहाँ पर वेटेज जो है वो दी जाती है। ठीक है, कि ऐसी इंडस्ट्री जो अपने साथ साथ अपने ग्रोथ के साथ साथ नेशन की ग्रोथ को भी आइडेंटिफाई करती है, उसमें डायरेक्ट उसका इंपैक्ट होता है, इसी वजह से हम उसको कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट बनाते हैं। तो मेजरली इसके अंदर चेंजेस भी लाए जा सकते हैं, तो आईआईपी के अंदर अकॉर्डिंगली चेंजेस लेके आने जरूरी हैं। देन फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में डिस्कस द स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म पाकिस्तान एंटिटीज इन फोकस। तो अब आपको ये पता है कि एफएटीएफ के जो है सर्टन ऐसे वारंट्स होते हैं, लिस्ट होती है, वारंट्स भी क्या लिस्ट होती है ना, तो ग्रे लिस्ट है, ब्लैक लिस्ट है। देन अकॉर्डिंगली आपकी जो ये लिस्ट है इसके अंदर अगर आपका नाम आ जाता है तो आप उसी के अकॉर्डिंगली ट्रेड जो है हर एक कंट्री के साथ जो बाकी नेशंस हैं एफएटीएफ की लिस्ट के अकॉर्डिंगली, तो वही ट्रेड या आप कह सकते हो कि वही पैसा जो है आपका फंस ना जाए, तो लोग जो है या बाकी नेशंस जो है या बाकी कंपनीज जो है उन्हीं कंट्री के साथ यहाँ पर ट्रेड करने से थोड़ा सा हिचकिचाते हैं। द रीजन बीइंग कि या तो वहाँ पर साइबर क्राइम बहुत ज्यादा है, या आप कह सकते हो कि कोई भी ऐसा टेररिज्म वाला एक्ट भी बहुत ज्यादा है। बट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम अगर आप देखोगे कि पहलगाम के अटैक के बाद इस साल जो एफएटीएफ है उन्होंने फाइनली स्टेट स्पॉन्सरशिप ऑफ टेररिज्म को रिकॉग्नाइज किया था कि कोई भी ऐसी पर्टिकुलर कंट्री किसी भी टेररिज्म ग्रुप या टेररिस्ट ग्रुप को यहाँ पर हेल्प कर सकती है, एड कर सकती है, उसी के बेसिस पे यहाँ पर ग्रे लिस्ट पे डालने की बात भी की जा रही थी पाकिस्तान को। तो विद रिस्पेक्ट टू दैट अब यहाँ पे इस चीज को रिकॉग्नाइज करते हुए कि पहलगाम अटैक जो है बिना पैसे के नहीं हो सकता था, एफएटीएफ ने ये चीज भी बोली। ठीक है, प्लस किसी एक मेजर पावर का यहाँ पर रोल या बैकिंग होना बहुत ज्यादा जरूरी था, उन्होंने इस चीज को भी रिकॉग्नाइज किया। तो उन्होंने इसी की बेसिस पे यहाँ पे बोला कि स्टेट्स की स्पॉन्सरशिप जो है टेररिज्म की, इसको हमें रोकना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पर देखने को मिलता है। तो स्टेट स्पॉन्सरशिप में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? प्रोवाइडिंग डायरेक्ट फंडिंग, लॉजिस्टिक्स या आप कह सकते हो मटेरियल्स या ट्रेनिंग प्रोवाइड करना, तो ये आपका स्टेट स्पॉन्सरशिप का पार्ट यहाँ पर बनेगा ही बनेगा। तो उसी के बेसिस पे यहाँ पर न्यूज ने आपको ये चीज भी बोली कि लश्कर तैयबा डायरेक्टली ऑल्दो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हुई बट पाकिस्तान से एसोसिएटेड है। लश्कर तैयबा जो है अंडर द फ्रंट ऑफ जमात उद दवा, उन्होंने क्या किया था फर्दर, एक तो पहली बात लश्कर तैयबा ने पहलगाम वाले अटैक जो है उसके अंदर इनपुट यहाँ पर दिया। इनपुट भी क्या, उस जो टेररिस्ट है वो इन्हीं को बिलोंग करते थे, इस पर्टिकुलर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते थे। ठीक है, दूसरी चीज उन्होंने ये बोला कि अब सिंस फ्लडिंग वाली सिचुएशन आप देखोगे कि इंडिया के अंदर भी बहुत ज्यादा हुई, बारिशें बहुत ज्यादा हुई, मानसून बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, तो अब लश्कर तैयबा डायरेक्टली जो है वो फंडिंग नहीं मांग रहा है यहाँ पर,
सिंस अब पाकिस्तान जो FATF की नजरों में भी आ चुका, ठीक है। बट अब उन्होंने क्या किया है, अंडर द नेम या एजेस जिसको हम बोलते हैं जमात उद दवा, उन्होंने फंड्स को रेज करने की यहाँ पे बात की है। प्लस पाकिस्तान की गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली ये स्टेटमेंट भी आई थी कि वो रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए लश्कर तैयबा को हेल्प करेंगे। कौन सा, मुरीद के वाला, दैट इज जैश ए मोहम्मद एंड लश्कर तैयबा का ऐसे ट्रेनिंग फैसिलिटीज, दैट इज अब उसके लिए 4 करोड़ रुपए पाकिस्तानी रुपए जो है उन्होंने वो भी दिए हैं। एंड हेडक्वार्टर्स जो कि मरकज तबा है, एंड इवन मुरीद के वाला जो उनका टेररिस्ट कैंप है उसको भी रिकंस्ट्रक्ट करने की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ओपनली सपोर्ट भी दिया। बट अब अगर फंडिंग की बात करो, फंडिंग डायरेक्टली नहीं दी जा सकती। तो फ्लडिंग की जो सिचुएशन है अंडर दैट पर्टिकुलर फंड जो है वो पैसा अब गवर्नमेंट की तरफ से एंड इवन की अदर लोग जो कि अब विलिंग थे मे बी इनको सपोर्ट करने के लिए, वहां से पैसा गया है। इंडिया की तरफ से ये भी एलिगेशन यहाँ पर लगाया गया है। तो अब इसके बेसिस पर डिसीजन क्या लिया जाएगा वो बात की बात है। बट अब हमें ये चीजें मेजरली न्यूज बता रही है। क्वेश्चन की आपके फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रही है, मोस्ट प्लेनरीज आर हेल्ड इन पेरिस एट द OECD कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज। सेकेंड, द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होल्ड्स 2 मेन प्लेनरी मीटिंग्स ईच ईयर। तो प्लेनरी मीटिंग्स क्या होती है कि जैसे जनरल असेंबली होती है हमारे पास यूनाइटेड नेशंस की, वैसे ही प्लेनरी, या आप कह सकते हो कि हर साल जो मीटिंग्स होती हैं वो प्लेनरी के द्वारा ही कंडक्ट की जा सकती हैं, कराई जाती हैं, की जा सकती हैं। यानी कि जनरल असेंबली जब होती है उसको हम प्लेनरी बोलते हैं FATF की, ठीक है। तो जो प्लेनरीज हैं दे आर हेल्ड इन पेरिस एट OECD कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज। सेकेंड है कि FATF जो है 2 मेन प्लेनरी मीटिंग्स हर साल करता है। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव आर करेक्ट एंड माइंडेड। सेकंड स्टेटमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, अगर आपने गलत किया यहाँ पे दोबारा पढ़ना प्लीज, इसको इन डिटेल पढ़ना, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। प्लेनरीज जो है एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यही है कि OECD की ही अगर आप देखोगे दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की कॉन्फ्रेंस फैसिलिटीज में ही जनरली होती हैं। तो OECD की अगर आप मीटिंग्स में देखो तो ग्लोबल पार्लियामेंट्री नेटवर्क उनका GPN जो होता है, एंड देन मिनिस्ट्रियल काउंसिल मीटिंग होती है, FATF की जो प्लेनरीज होती हैं, या इवन की ग्लोबल फोरम ऑन टैक्स ट्रांसपेरेंसी एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन टैक्स पर्पसेस। तो इन सभी की मीटिंग्स जो है ना वो OECD के ही मिनिस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के अंदर होती हैं। रीजन बीइंग कि अभी ऑलरेडी जो हमारे पास आप कह सकते हो कि इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी को रीयूज करने की बात की जाती है, ठीक है। इसके पीछे और कोई ऐसा रीजन नहीं है कि OECD के साथ कुछ ऐसा कंपैरिजन होगा या कुछ लिंक होगा FATF का, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक तो सबसे पहली बात कि पेरिस के अंदर अगर आप OECD की बात कर रहे हो तो आप देखोगे कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि जो कॉम्प्लेक्स है वहां पर पेरिस के अंदर ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि वहां पे बहुत सारे रिसर्चर्स अवेलेबल होते हैं, एक्सपर्ट्स अवेलेबल होते हैं। एक तो वो चीज़ है, प्लस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग अगर इंफ्रास्ट्रक्चर इसको रीयूज किया जा सकता है तो पैसा बचता है। अलग से कॉम्प्लेक्स बनाने से बेटर है कि वहीं पे उसको यूटिलाइज किया जा सके। तो पहली स्टेटमेंट आपकी इसलिए करेक्ट है। एंड प्लेनरी की बात करें तो 3 मीटिंग्स होती हैं इसकी, ठीक है। 3 मीटिंग्स ईच ईयर, अक्टूबर, फरवरी एंड जून में, जो डिस्कस करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि कैसे मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट फाइनेंसिंग को रोका जा सके। एंड ये जो मीटिंग्स है दे आर नॉट ओपन टू पब्लिक और अटेंड किए जाते हैं सिर्फ और सिर्फ डेलीगेशंस के द्वारा, जो कि या तो आइदर मेंबर हो या वो ऑब्जर्वर नेशंस हो या ऑब्जर्वर कंट्रीज को यहाँ पर जो डेलीगेशन है वो रिप्रेजेंट कर रही हो। करेक्ट आंसर है आपकी स्टेटमेंट ए करेक्ट है। देन इंडिया अपग्रेड्स इट्स टेक्निकल मिशन इन काबुल टू एम्बेसी। तो अब ना यहाँ पर जो टेक्निकल मिशन है ना, ये वर्ड जो है एक्चुअली में किसी भी तरह का टेक्निकल मिशन यानी कि कोई डेवलपमेंटल प्रोसीजर्स को लेकर नहीं है, ये एक डिप्लोमैटिक टर्म है, ठीक है। डिप्लोमैटिक टर्म का मतलब यही है कि ऐसा टेक्निकल मिशन मींस कि हम एक्चुअली में एम्बेसी जो है आइदर ऑन अ टेम्पररी बेसिस और एक फुल फ्लेजेड तरीके से खोलने जा रहे हैं वापस से, ठीक है। टेक्निकल मिशन का मतलब यही है कि अपग्रेडेशन की बात की जा रही है कि अपग्रेड किया जा रहा है हमारा टेक्निकल मिशन, मतलब कि हम वापस से एम्बेसी को खोलने जा रहे हैं। अभी टेम्पररी खोल रहे हैं अनटिल हमारे पास कोई एक्चुअली में जो एम्बेसडर है वो अपॉइंट नहीं हो जाता, तब तक एक आप व्यक्ति की बात करोगे कि जो टेम्पररीली एम्बेसी को संभालेंगे। कोई अब आप देखोगे कि हमारे पास जो चार्ज संभालने के लिए एम्बेसडर होगा तो फुल ऑन तरीके से काबुल में एम्बेसी खुल जाएगी। एंड ये जो एम्बेसी खुलने की न्यूज़ आई है जस्ट बिकॉज कि फॉरेन मिनिस्टर जो कि तालिबान के थे, तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन से, ठीक है, दैट इज अमीर खान मुत्ताकी, जब वो इंडिया विजिट करते हैं उसके बाद ये डिसीजन को लिया गया। एंड टेक्निकल मिशन इन अफगान कैपिटल काबुल टू एन एम्बेसी खोलने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो गवर्नमेंट जो है रिस्टोर कर रही है स्टेटस ऑफ टेक्निकल मिशन इन काबुल इन दैट ऑफ Embassy of India in Afghanistan with immediate effect.
एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से ये इन्फॉर्मेशन भी आई है। ना आपको सेकेंड चीज यहाँ पर इंडिया की पॉलिसी के बारे में ये बोला जा रहा है कि इंडिया जो है तालिबान को रिकॉग्नाइज नहीं करती है, बट ऑल दो आप देखोगे कि तालिबान के साथ इन सिंक भी चल रही है। ठीक है, इससे दो यहाँ पर फायदे हो रहे हैं। पहली चीज कि तालिबान या अफगानिस्तान के साथ हमारा ट्रेड, सेकेंडली यहाँ पर काउंटर करने के लिए टेररिज्म वाला कोई भी ऐसा इंपैक्ट या पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए अफगानिस्तान ऑल टुगेदर इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट भी है। एंड हैंड टू हैंड यहाँ पर डेवलपमेंट की बात चल रही है अफगानिस्तान के साथ इंडिया की, तो दैट इज कि हमें एक अच्छे रिलेशन बीट तालिबान एडमिनिस्ट्रेशन या कोई भी है उनके साथ बनाकर रखने बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड तालिबान को यहाँ पर रिकॉग्नाइज किया है क्या, दैट इज कि डे जोरे रूलर ऑफ अफगानिस्तान रिकॉग्नाइज किया गया है तालिबान को बाय रशिया, और कोई भी कंट्री वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज नहीं करती है तालिबान को एज अ प्रॉपर डे जोरे, दैट इज बाय लॉ वो रूल कर रहे हैं अफगानिस्तान को। ठीक है, सो अब एक फॉर्मल एम्बेसडर जो है इंडिया की तरफ से अभी दे आर स्टिल येट टू टेक अ चार्ज। एंड उसके बाद उन्होंने बोला कि इंटेंस हॉस्टिलिटीज जो कि अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बाद के अलोंग, अगर आप देखोगे आपस में इनकी लड़ाई हो गई थी दुरंत लाइन के आसपास, ठीक है, तो उसके बाद से ही जो मुत्ताकी हैं वो भी इंडिया में आते हैं। उसके बाद अगर आप देखोगे कि ये सारी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को संभालने के लिए इंडिया के केस में भी उनको एम्बेसी खोलना वापस जरूरी था। एम्बेसी 2021 के अंदर बंद हुई थी जब यूएस के ट्रूप्स है उन्होंने विड्रॉ कर लिया था, तालिबान वापस से पावर अफगानिस्तान के अंदर ले गया था। ठीक है, तो ओवरटेक कर लिया गया था उस टाइम की गवर्नमेंट को। उसके बाद से ही एम्बेसी बंद है, जो कि अब वापस खुलने की बात हो रही है आफ्टर अप्रोक्सीमेटली अगर आप देखो 4 years। ठीक है, न्यूज यही है। एक सिंपल सा क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही हूँ। ठीक है, पहली स्टेटमेंट है कि द डे जोरे हेड ऑफ इंडिया इज द प्राइम मिनिस्टर, द डे फैक्टो हेड ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो मैं डे जोरे एंड डे फैक्टो को एक्चुअली मैं आपको मतलब समझाना चाहती हूँ। तो द डे जोरे हेड ऑफ इंडिया इज द प्रेसिडेंट। तो डे जोर मतलब दैट इज के जूरी के द्वारा, ठीक है, जूरी के द्वारा तो इंडिया के प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं होते हैं इलेक्ट, इनडायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं। तो एक तरह से वो जूरी ही होती है जो कि हमारे पास आप कह सकते हो कि द पीपल हु आर वोटिंग फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल कॉलेज जो हमारा होता है। ठीक है, तो वो जूरी जो है उनके अगर आप हेड एक तरह से कह सकते हो, ताकि इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है तो एक तरह से नॉमिनेशन वाला प्रोसेस ही यहाँ पर हो रहा है। वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं जो कि एक नॉमिनल हेड है, बट एक्चुअल पावर किसके पास है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के पास है, जो कि डायरेक्टली यहाँ पर लीड कर रहे हैं, हेड ऑफ द स्टेट है, रिस्पॉन्सिबल फॉर द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी हैं, या वोट ऑफ ट्रस्ट पे डायरेक्टली लोगों के यहाँ पर नेशन को लीड करते हैं। तो प्रेसिडेंट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाए गए नियुक्त किए गए हेड जरूर है, वाइल जो प्राइम मिनिस्टर है वो डे फैक्टो या रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, जो कि एक्चुअल एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये मतलब समझ में आ गया हो। डे जोरे में जूरी का मतलब आ जाता है, तो जूरी मतलब इनडायरेक्ट इलेक्शंस। अगर आप डे फैक्टो की बात करें मतलब कि एक्चुअल में जिनके पास पावर होती है कि ही इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एंड होल्ड्स द रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी लीडिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। बिल्कुल सिंपल सी ये बात है। ठीक है, देन दीपावली फायरवर्क्स सेंड दिल्ली एयर क्वालिटी इंचिंग टू अ 5-year लो। तो दिल्ली एयर क्वालिटी एंड इवन एनसीआर रीजन की यहाँ पे बात की जा रही है। हमें पता है कि सीपीसीबी के द्वारा ये जो डिसीजन है, या इवन की सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन लिया गया था कि बैन जो है क्रैकर्स के ऊपर से वो हटा दिया जाएगा, दिवाली जो है वो फेस्टिवल जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पे मौका दिया जाएगा, एवरीथिंग सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट उन्होंने ये चीज़ भी बोला था कि सीपीसीबी हर 24 आवर्स में मॉनिटर करके रिपोर्ट जो है सुप्रीम कोर्ट को भेजेगी। एंड कंटिन्यूसली ये चीज़ देखी गई है कि पार्टिकुलेट मैटर जो है उसके अंदर भी राइज देखने को मिला है। दूसरी चीज उन्होंने यही चीज बोली है कि जो पोल्यूशन लेवल्स हैं वो 2021 के लेवल्स तक पहुंच चुके हैं, कोविड के अगर आप देखोगे बाद वाला सिनेरियो जब सब कुछ रिज्यूम हो चुका था, तो दिल्ली का जो पोल्यूशन लेवल है वहां तक पहुंच चुका है। एंड नंबर 3 उन्होंने बोला कि वायलेशंस जो हैं वो देखने को मिली हैं विद रिस्पेक्ट टू द टाइमिंग्स ऑफ द क्रैकर्स, एंड इवन के जो क्रैकर्स हैं ऑल टुगेदर वो भी ग्रीन क्रैकर्स की अवेलेबिलिटी नहीं थी, इसलिए नॉर्मल क्रैकर्स जो हैं वो मार्केट में हुए हैं। चौथी चीज़ उन्होंने ये देखी कि जो ग्रीन क्रैकर्स है ना ऑल टुगेदर उनकी वजह से भी कोई यहाँ पर ज़्यादा आप देखोगे कि असर होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, तो आपकी बेसिक सी न्यूज़ यही चीज़ को बोल रही है। साथ में आपकी न्यूज़ ने यहाँ पर ये चीज़ को भी बोला कि जो सीपीसीबी है उन्होंने बोला कि पार्टिकुलेट मैटर बढ़ गया, इवन की जो स्मोक जो है पटाखों से रिलीज होती है, फायर क्रैकर्स से रिलीज होती है, उस चीज़ को मिटिगेट करने के लिए एक्चुअली अगर हल्की हल्की हवा चल रही होती ना तो थोड़ा सा फायदा होता। ठीक है, बल्कि अगर आप देखोगे कि पार्टिकुलेट मैटर को डिस्पर्स करने में वो हेल्प करता। बट उस टाइम पे अगर आप दिवाली के टाइम पे देखोगे कि बारिश कह रही हो, इवन कि हवा जो है इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं चल रही थी, जिस वजह से आप देखोगे कि हेजी सा माहौल यहाँ पर होता हुआ नजर आ गया था। यानी कि राइट जो रात के टाइम पे जो टेम्परेचर अगर वो लो हो जाता है तो स्मोक एंड केमिकल पल्यूटेंट्स जो हैं वो हेज की तरह इधर उधर घूमते रहते हैं, बट वो अब हायर
रीचेस तक नहीं पहुंच पाते हैं एंड डिस्पर्स हो जाते हैं विद इन द लोअर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिस वजह से इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। ठीक है, बट आप देखोगे कि दिवाली के टाइम पे जो रात का टेम्परेचर था वो लो होना चाहिए था ताकि जो स्मोक है वो डिस्पर्स हो सके, बट ऑलरेडी वहाँ पे टेम्परेचर हाई देखने को मिल रहा था। ठीक है, तो विंड स्पीड जो है वो भी ऑटोमेटिकली यहाँ पर स्लो देखने को मिल रही थी। तो जो क्वांटिटी ऑफ स्मोक जो है वो अब आप देखोगे कि गैंजेटिक रीजन के आसपास बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर लेवल पे हाई लेवल पे रेज होकर बहुत ज़्यादा यहाँ पर पोल्यूशन लेवल्स को बढ़ा रही थी। तो बेसिक्स आपको ये चीज़ की न्यूज़ जो है बोलती है। देन कंसिडर द फॉलोइंग, पहली स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है, वेरी हाई विंड स्पीड्स डिस्पर्स पोल्यूटेंट्स लोअरिंग पार्टिकुलेट मैटर लेवल्स। बिल्कुल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है ये, पढ़ना। ठीक है, सेकंड है कि लो विंड स्पीड्स अलाउ पार्टिकुलेट मैटर टू एक्यूमुलेट लीडिंग टू हायर कॉन्सेंट्रेशंस, व्हिच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट। हमने लो विंड्स की बात की है, हाई विंड्स की बात की है, एंड अब क्वेश्चन में वेरी हाई विंड्स पूछा गया है, उसी के अकॉर्डिंगली प्लीज आंसर करना है इसको। तो उसका करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सेकंड स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है। ठीक है, लो विंड से तो हमें पता है पार्टिकुलेट मैटर एक्यूमुलेट हो जाएगा। ठीक है, पार्टिकुलेट मैटर का जो वेट है उससे भी लो लेवल की अगर विंड चल रही है तो उसको डिस्पर्स करने में यहां पर नहीं हेल्प कर पाएगी, तो इसलिए एक्यूमुलेशन जो है पार्टिकुलेट मैटर की बहुत ज्यादा होगी। दूसरी चीज यानी कि पहली स्टेटमेंट आपको बोल रही है कि बहुत ही ज्यादा हाई स्पीड है विंड की, वो डिस्पर्स थोड़ी करेगी पोल्यूटेंट को, वो तो ऑलरेडी सेटल्ड पार्टिकुलेट मैटर जो कि सरफेस के ऊपर है उसको भी उठा देगी, बल्कि पार्टिकुलेट मैटर से ज्यादा कि उसकी वेट से ज्यादा अगर ज्यादा स्पीड चल रही है, बहुत ज्यादा हाई विंड आ रही है, आप देखोगे कि रेत जो है बिल्कुल नॉर्मल हवा के टाइम पे इतना ज्यादा नहीं उछलती, सैंड इतना ज्यादा नहीं उछलती, थोड़ी सी हाई हवा होती है, ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्पर्स कर देती है वो सैंड को, बट एकदम से बहुत ज्यादा तेज आपकी हवा आनी शुरू हो जाती है, तूफान हो जाता है, तो क्या होता है वो एक जगह एक्यूमुलेट हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो इसी तरीके से पार्टिकुलेट मैटर जो है वेरी हाई विंड वाले सिनेरियो के अंदर भी पार्टिकुलेट मैटर का जो कंटेंट है या कॉन्सेंट्रेशन है ऑल टुगेदर वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट आपकी इसीलिए इनकरेक्ट यहां पर बनती है। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर क्यों है। नहीं समझ आई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। देन नेट एफडीआई इनफ्लो फेल बाय 159% इन अगस्त, आरबीआई का जो डेटा है वो ये रिवील कर रहा है। ठीक है, तो आपकी जो एफडीआई है ऑल टुगेदर वो कम हो गई है। कोर सेक्टर वाली न्यूज जो है हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी, तो आपका ये वाला पॉइंटर जो है वो कवर हो चुका है। ठीक है, तो ये कवर हम कर चुके हैं। तो उन्होंने ये बोला कि एफडीआई ऑल टुगेदर अगर हम इस साल के डेटा के साथ यानी कि 2025 के मंथली डेटा के एनालिसिस के बेसिस पे देखें तो माइनस हुआ है, कम हुआ है, बट हम 2024 के डेटा के हिसाब से देखें तो हमारा एफडीआई जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, तो इसके पीछे के रीजंस तो अब ऑब्वियसली हमें बात है कि पता ही होने चाहिए 2025 के अंदर क्या क्या मेजर चेंजेस आए। ठीक है, कि हमें पता है कि चलो जीएसटी के रेगुलेशंस यहाँ पर कम हुए, बिल्कुल अच्छी बात है, बट जो ट्रम्प के टैरिफ है 50% वो लगे हमारे ऊपर। ठीक है, जिस वजह से अब क्या है इंडस्ट्री को शिफ्ट करने के लिए या चेंज करने के लिए आप देखोगे या अमेरिका को वापस से वही प्रोड्यूसर स्टेटस पे लाने के लिए मेजर रोल जो है ये टैरिफ्स का रहा है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे कि जियोपॉलिटिकली भी बहुत ज़्यादा यहाँ पर हलचल देखने को मिली। इवन पहलगाम अटैक जो हम देखते हैं वहाँ पे इंडिया की सिक्योरिटी को एक डायरेक्ट थ्रेट हुआ, जिस वजह से अब क्या हो रहा है इकोनॉमिक पॉलिसीज के अंदर चेंजेस तो जितनी मर्जी लेकर आ सको ले आओ, बट अगर स्टेबिलिटी आपके रीजन के अंदर नहीं है तो कोई भी यहाँ पर आपके अंदर या आपके काम के अंदर, आपके प्रोजेक्ट के अंदर, आपके देश के अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। ठीक है, मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। तो ऑल टुगेदर यही सारे मेजर रीजन है कि एफडीआई जो है वो अगर 2025 के हिसाब से देखें वो कम हो गए हैं, माइनस हो गए हैं। 2024 के बेसिस पे देखें तो हमें इंक्रीज यहाँ पर 121% का देखने को मिलता है। ठीक है, कि एफडीआई जो है 159% से गिर गए हैं। मनी लीविंग द कंट्री इज मोर एज कंपेयर टू द मनी विच इज एंटरिंग इट। सेकेंड टाइम जो फाइनेंशियल ईयर है उसके हिसाब से आउटफ्लोज जो है वो एक्सीड हो गए हैं इनफ्लोज से, इतना पैसा आ नहीं रहा है जितना जा रहा है। ठीक है, हाउएवर कि जो इंडियन ऐसे कंपनीज है जिन्होंने अब बाहर की नेशंस के अंदर इन्वेस्ट किया है तो वो भी हमारे एफडीआई के लिए माइनस ही होता है, पैसा इंडिया से बाहर ही जा रहा है उस टाइम पे भी। ठीक है, हाउएवर जो पिक्चर है वो रिवर्स हो जाती है जब एक लॉन्गर टाइम पीरियड को हम ध्यान में रखते हैं कि नेट एफडीआई बिटवीन अप्रैल एंड अगस्त 2025 मोर देन 121% हायर दैन इन द सेम 5 मंथ पीरियड दैन द प्रीवियस ईयर। क्या आप देखोगे कि अप्रैल से लेके अगस्त तक के टाइम पीरियड 2025 के अंदर अगर आप देखोगे कंपैरिजन 2024 के साथ करते हुए तो 121% इंक्रीज आया है, बट सिर्फ और सिर्फ इस डेटा को देखोगे 2025 के हिसाब से तो हम देख रहे हैं कि 159% से हमारा जो एफडीआईज हैं वो कम हुए हैं। ठीक है, कि ये जो अब हिंदू के एनालिस्ट की तरफ से डेटा रिलीज किया गया है जो कि आरबीआई के डेटा के बेसिस के ऊपर है, उन्होंने बोला कि जो रिपैट्रिएशन एंड डिसइन्वेस्टमेंट हो रही है फॉरेन फर्म्स के द्वारा इंडिया के अंदर एंड इन्वेस्टमेंट जो कि
आर बीइंग डन बाय इंडियन कंपनीज अब्रॉड, उसकी वजह से ये अब टोटल मनी लीविंग द कंट्री के अंदर वो ऐड कर रहा है एंड वाज हायर देन द ग्रॉस अमाउंट दैट वाज इन्वेस्टेड इन अगस्त 2025, कि अगस्त 2025 के अंदर हमारा जो पैसा था इन्वेस्ट बाहर किया वो ज़्यादा था एज कम्पेयर टू इनफ्लोज। तो आपको मेजर चीज़ें यहाँ पर यही बताई जा रही हैं कि हमारा एफडीआई में नेट पर्पस जो है वो देखा गया है, तो ग्रॉस से हम नेट निकालने के लिए यहाँ पर उन्होंने यही चीज़ बोला कि हमने पैसा जो कि अब इंडियन कंपनीज भी बाहर इन्वेस्ट कर रही हैं उसको माइनस किया है ग्रॉस से नेट में करने के लिए। ठीक है, प्रॉपर आपका डेटा ये चीज़ बताता है, आपको और ज़्यादा यहाँ पर पढ़ने की कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। देन क्वेश्चन आपका क्या है कि इफ़ द सप्लाई ऑफ फाइनल गुड्स इज अज्यूम्ड टू बी इनफाइनाइटली इलास्टिक एट कॉन्स्टेंट प्राइस ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, एग्रीगेट आउटपुट इज डिटर्मिन्ड सोलली बाय द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड। तो इस हम फिनोमिना को कौन सा प्रिंसिपल बोलते हैं? मैं दोबारा पढ़ती हूं कि कोई भी फाइनल गुड्स की सप्लाई है, अगर हम उसको अज्यूम कर लेते हैं कि वो इनफाइनाइटली इलास्टिक है, कि मतलब जितना मर्जी प्राइस बढ़ जाए, ठीक है, उसकी डिमांड जो है वो कांस्टेंट रहेगी ही रहेगी, तो वही जो प्राइस है वो कांस्टेंट भी रहेगा ओवर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो जो एग्रीगेट आउटपुट है डायरेक्टली या सोलली डिटर्मिन किया जाएगा बाय द वैल्यू ऑफ एग्रीगेट डिमांड। ठीक है, कि जितनी भी डिमांड विद रिस्पेक्ट टू प्राइस जितना मर्जी बढ़ता रहेगा, डिमांड हमारी उसी के अकॉर्डिंगली कांस्टेंट रहने वाली है, तो हमारी जो आउटपुट है वो डिमांड के ऊपर ही ऑब्वियसली बेस्ड रहेगी, कि यानी कि सप्लाई इज इक्वल टू डिमांड ऑटोमेटिकली। ये सप्लाई जो एक्चुअली में डिमांड से थोड़ा सा एक्सेस ही रखी जाती है, ठीक है, ताकि जो डिमांड है उसको फुलफिल किया जा सके, ताकि हम थोड़ा बहुत यहाँ पर पैसा जो है प्रॉफिट जो है बना सके। एंड इलास्टिक सिचुएशन में मतलब प्राइस जितना मर्जी बढ़ता रहे, डिमांड रहेगी ही रहेगी, ये चीज़ आपकी सिचुएशन बोल रही है। इस फिनोमिना को जो कि एक छोटे पीरियड के लिए होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज एग्रीगेट सप्लाई प्रिंसिपल, एग्रीगेट डिमांड प्रिंसिपल, इफेक्टिव डिमांड या परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। बिल्कुल बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इफेक्टिव डिमांड इसका करेक्ट आंसर है, कि यानी कि प्राइस जितना मर्जी बढ़ता रहे, इलास्टिसिटी इसकी बहुत ज़्यादा इनफाइनेटली है, इलास्टिक है। ठीक है, प्राइस के अंदर कुछ भी चेंज आए ना आए, डिमांड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, और वो छोटे पीरियड के लिए ही है, तो वो इफेक्टिव डिमांड है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे इफेक्टिव डिमांड का दे सकती हूँ। अभी करंट सिनेरियो के बेसिस पे हम ऑयल्स की बात करते हैं, ठीक है, एडिबल ऑयल्स की बात करते हैं जो कि हम इम्पोर्ट कर रहे हैं मेजरली। अब वहाँ पर डिमांड जो है हम नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ टाइम में बोल सकते हैं कि हाँ, कि हम इतने ज़्यादा इंपोर्ट करने के बाद भी डिमांड जो है सिर्फ इतना फुलफिल कर रहे हैं, बट लोग उसको कंज्यूम ज़्यादा नहीं कर रहे हैं। बट जैसे अब फेस्टिवल वाला सीजन है, आपको पता है एडिबल ऑयल्स की डिमांड आपको ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, क्योंकि आपको यूज़ करना ही पड़ेगा उसको। तो ये छोटे पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही है ना। अभी इनइलास्टिक लेवल पे या इनफाइनाइटली इलास्टिक यहाँ पर प्राइसेस के बेसिस पे आप देखोगे फिर भी उसकी डिमांड होगी ही होगी। अभी के केस में इफेक्टिव डिमांड जो है वो एडिबल ऑयल्स के केसेस में देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीज समझ में आई होगी। तो इसको इफेक्टिव डिमांड प्रिंसिपल हम बोलते हैं। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। देन ट्रम्प पुतिन बुडापेस्ट समिट ऑन होल्ड आफ्टर रूबियो स्पोक विद लावरोव। सो अब पता है क्या होता है कि अब यूक्रेन वाली जो सिचुएशन चल रही है रशिया के साथ, उसको रोकने के लिए या वापस से सीज फायर डिक्लेयर करने के लिए, वॉर को रोकने के लिए रशिया के ऊपर इंटरनेशनली प्रेशर यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी है एंड यूएसए की तरफ से भी है। ऊपर से अब अगर आप बात करें यूक्रेन की, दे वांट कि एक्चुअली में अब वो किसको, नेटो को ज्वाइन कर सकें या इवन यूरोपियन यूनियन को भी इन दी एंड ज्वाइन कर सके। बट आपको ये चीज़ भी मैं बता चुकी हूँ कि नेटो को ज्वाइन करने के लिए एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी चाहिए होगी। अब लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के बेसिस पे क्या होगा कि नेटो को ज्वाइन कर लेता है अगर यूक्रेन, तो अब वो रशिया के लिए थोड़ा सा इम्पैक्ट जो है वो पड़ जाएगा। क्योंकि हम अगर बात करते हैं जो पॉलिटिकली, आपको मैप भी टाइम एंड अगेन बहुत ज़्यादा पढ़ा भी होगा आपने, सेवास्तोपोल वाला रीजन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू रशिया। सेवास्तोपोल जो है एक ऐसा आप कह सकते हो वार्म वाटर पोर्ट है जिसकी रिक्वायरमेंट अभी किसको है, रशिया को है ऑल टुगेदर, है ना। तो सेवास्तोपोल उनको चाहिए ही चाहिए, जो कि अब जिसके लिए अब उनको क्या चाहिए, यूक्रेन की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर कहीं ना कहीं पोर्ट्स की एक्सेसिबिलिटी के लिए डिफरेंट जगहों से, डोनेस्क की बात करते हैं, लुहांस्क की बात करते हैं, ये सारे रीजन को उन्होंने एनेक्स करने की यहाँ पर बात की है। एंड ट्रंप की तरफ से ये सिचुएशन आई है, ये आप कह सकते हो कि उनकी तरफ से स्टेटमेंट भी आई है कि अब उनको इंपॉर्टेंट पोर्ट्स अगर दे दिए जाते हैं रशिया को, तो वो ऑटोमेटिकली जो एनेक्स रीजन है डोनेस्क एंड लुहांस्क की, वो देने को तैयार भी हैं। ठीक है, जो कि अभी यहाँ पर ऑफिशियली कहीं पे कंफर्म नहीं है। बट अब उसके लिए ही अगर आप देखोगे यूक्रेन टाइम एंड अगेन यूएसए एंड यूरोपियन यूनियन के ऊपर क्या कर रहा है, प्रेशर डाल रहा है कि हम चाहते हैं कि वॉर को खत्म हो, बट हम अपनी टेरिटरी भी यहाँ पर नहीं देना चाहते। तो उसी के लिए यहाँ पर बुडापेस्ट समिट, जो कि अब 19, चलो मैं ईयर नहीं बताना चाहती, ठीक है, समवॉट 1900 के अंदर आपको ये इतना बता देती हूँ कि पोस्ट कोल्ड वॉर
साइन किया गया था बाय सर्टन नेशंस, जिसके अंदर यूक्रेन, यूएसए, यूके एंड इवन रशिया भी थे, जहां पे उन्होंने ये चीज़ को बोला था कि हाँ हमें अपनी इंडिपेंडेंस सॉवरेनिटी को यहाँ पर ध्यान में रखने दीजिए, बट ऑल टुगेदर व्हाट वी वांट इज कि हमें अपनी इंडिपेंडेंस या सॉवरेनिटी को रखना है, ठीक है, बट इन रिटर्न हम जो है हमारी जो इंडिपेंडेंस है आपको आप भी उनको रिस्पेक्ट करोगे, तो उसको बुडापेस्ट यहाँ पर डिक्लेरेशन बोला गया था। बुडापेस्ट डिक्लेरेशन के अंडर यहाँ पर कोई भी ऐसी सिचुएशन अगर अराइज होती है तो बुडापेस्ट समिट के लिए अब यूक्रेन ने प्रेशर डाला है यूएसए एंड इवन की यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी कि मिले वो बुडापेस्ट के अंडर रशिया के साथ, तो ऑल टुगेदर यहाँ पर जो सीज फायर है वो डिक्लेयर हो सके, जिसके लिए अभी पुतिन ने मना कर दिया है, ठीक है। उन्होंने बोला कि प्रेपरेशन जो है बुडापेस्ट यहाँ पर समिट के लिए रिक्वायर्ड है, रशिया की तरफ से स्टेटमेंट आई है, बट इतनी भी अभी सीरियस प्रेपरेशन जो है हमें जितनी चाहिए वो हम नहीं कर पाए हैं, इस वजह से अभी हम कुछ नहीं कह सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका क्या कहता है, बुडापेस्ट मेमोरेंडम ऑन सिक्योरिटी एश्योरेंस वाज साइंड इन 1994। सेकंड स्टेटमेंट कह रही है इन एक्सचेंज ऑफ Ukraine giving up its inherited nuclear weapons, the other signatories provided security assurance to respect Ukraine's independence. Which of the statements above are correct? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी की दोनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर करेक्ट हैं, ठीक है। तो बुडापेस्ट जो मेमोरेंडम है वो 1994 में साइन किया गया था यूक्रेन के द्वारा भी, एंड इवन कि आप देखोगे कि यूके के द्वारा भी, यूएसए भी इसका पार्ट था, सिग्नेटरी था, एंड अगेन रशिया भी इसका सिग्नेटरी था कि आप जो है अपनी एनपीटी यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है इसका पार्ट भी बनते हैं, न्यूक्लियर वॉरहेड जो कि आपको रशिया यानी कि सोवियत यूनियन के द्वारा भी दिए गए हैं वो भी आप गिव अप करेंगे इन रिटर्न जितने भी बाकी सिग्नेटरीज हैं वो आपकी इंडिपेंडेंस आपकी सॉवरेनिटी को रिकॉग्नाइज करते हैं। देन मोदी कांग्रेचुलेट्स न्यू जापान पीएम सेज टाइज वाइटल टू प्रमोट इंडो पैसिफिक पीस। तो सनाए ताकाइची जो है वो फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान बन गई है, उनको कांग्रेचुलेट किया गया है। अब इंडिया ने रिसेंटली यहाँ पर बहुत सारे मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जापान के साथ साइन किए हैं, तो अब यहाँ पर जो इंटरनेशनली जो चीज़ों को रियलाइज किया जा रहा है उसके बेसिस पे यही बोला जा रहा है कि जो पुराने यहाँ पर लीडर थे उनके बेसिस पे जो पुराने पीएम थे उनको अगर उन्होंने यहाँ पर रिप्लेस जरूर किया है, बट वो और ज़्यादा प्रोएक्टिवली इंडिया के साथ टाइज को डीपन करने में हेल्प करेंगी एंड प्रोएक्टिवली ही और सारे प्रोजेक्ट्स नए प्रोजेक्ट्स को टेकअप करने के लिए इंडिया एंड जापान के टाइज को और ज़्यादा डीपन करने के लिए हेल्प करेंगी, ठीक है। सिंपल से आपकी न्यूज़ थी। द न्यू H1B वीज़ा फी जो है वो अप्लाई नहीं करेगी फॉर द चेंज ऑफ स्टेटस। उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो डेट है आपको 21 सितंबर 2025 की दे दी गई है, इससे पहले जितने भी H1B वीज़ा सैंक्शन हो गए इसके ऊपर कोई भी रिन्यूअल फीस नहीं लगेगी। जो भी आपकी फीस लगेगी उसके बाद वाले जो नए जो अब 1 लाख जो डॉलर है पर आपकी जो रिन्यूअल फीस या इवन की जो आपकी नई रजिस्ट्रेशन वाली फीस है उसी के ऊपर अप्लाई होगी 21 सितंबर के बाद वाले। उससे पहले वाले जितने भी वीज़ाज ऑलरेडी अप्लाई हो चुके हैं जो ऑलरेडी दी जा चुके हैं उसके ऊपर ये चीज़ को एप्लीकेबल नहीं होगा। दे कैन फ्रीली ट्रैवल टू एंड फ्रॉम यूएसए, ठीक है। आपकी सिंपल सी न्यूज़ ये चीज़ बोलती है, उसके अलावा यहाँ पर कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। एंड मेजरली उन्होंने बोला कि H1B वीज़ा जो है 70% उसमें इंडियंस जो हैं वो डायरेक्टली इसका पार्ट बनते हैं, एंड जितनी भी इंडियन कंट्रीज हैं मेजरली अगर आप देखोगे वो भी इसका बहुत ज़्यादा फायदा उठाती है सिंस उनका इन्वेस्टमेंट जो है यूएसए के अंदर भी है, तो वहाँ पर भी अगर आप इंडियन कंपनीज लोगों को हायर करना चाहती है H1B वीज़ा उन्होंने भी बहुत ज़्यादा केटर यहाँ पर किए हैं, बहुत ज़्यादा अप्लाई किए हैं जो कि अप्रूव भी हुए हैं, ठीक है। सिंपल से आपकी न्यूज़ ये कहती है। दीपावली का कोड बस आज के लिए यहाँ पर अगर आप देखोगे लागू होगा, 20% डायरेक्टली आपको ऑफ मिल रहा है, तो दीपावली कोड को अगर आप यूज़ करते हैं 20% ऑफ आपको मिल जाएगा। कोई भी बैचेस अक्रॉस 2026 2027 ऑप्शनल्स की अगर आप बात करो, इवन की यूपीपीसीएस का बैच जो कि ऑलरेडी लाइव हमारे पास है। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। कोई भी डाउट होता तो मुझे जरूर बताना। थैंक यू सो मच।